हेलो गाइस, वेलकम टू दी माइक्रो इकोनॉमिक्स क्लास। स्वागत है आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स की मेरी इस क्लास में। देखिए, हम लोग थ्योरी ऑफ डिमांड के बारे में बात कर रहे थे और हमने काफ़ी सारे लेक्चर थ्योरी ऑफ डिमांड पे कंप्लीट भी किए। हमने अभी तक काफ़ी चीज़ें थ्योरी ऑफ डिमांड वाले चैप्टर के बारे में पढ़ ली है। हमने डिमांड की डेफिनेशन पढ़ ली है, हमने डिमांड शेड्यूल क्या होता है ये पढ़ लिया है, हमने डिमांड कर्व पढ़ लिया है, हमने डिमांड फंक्शन पढ़ लिया है, हमने लॉ ऑफ डिमांड पढ़ लिया है, लॉ ऑफ डिमांड के पीछे क्या रीजंस है वो पढ़ लिए हैं। हमने पढ़ लिया है एक्सेप्शंस कौन कौन से हैं लॉ ऑफ डिमांड के। हमने बात कर ली चेंज इन डिमांड क्या होता है और चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड क्या होता है। तो इतने सारे टॉपिक पे हमने बात कर ली। तो आज के इस वीडियो में मैं किसी भी टॉपिक के बारे में आपको नहीं बता रहा हूं। मैं ये जानना चाहता हूं कि आपको कितना नॉलेज है ये पता लग जाए आपको, और मुझे भी पता लग जाए। ओके गाइज, तो आज की इस क्लास के अंदर मैं आपको कोई नया टॉपिक नहीं पढ़ा रहा हूं। आज की इस क्लास में मैं आपको कुछ क्वेश्चंस जो है वो सॉल्व करवाऊंगा। हम बात करेंगे कुछ एमसीक्यूज क्वेश्चंस के बारे में, कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के बारे में जो हमारे पिछले वीडियो लेक्चर्स के ऊपर बेस्ड है सारे के सारे, ताकि आप ये पता लगा सकें आपको कितना डिटेल नॉलेज है सब्जेक्ट का, टॉपिक का, और आप मुझे अपने फीडबैक दे सकें। देखिए, जितने भी रजिस्टर्ड स्टूडेंट हैं मेरे, उन सब तक वो क्वेश्चंस पहुंच चुके हैं पीडीएफ फाइल की फॉर्म में। लेकिन जो स्टूडेंट्स मेरे यहाँ रजिस्टर्ड नहीं है, उन स्टूडेंट्स तक वो क्वेश्चंस नहीं है पहुंचे हैं। तो देखिए, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाइए अभी, और वहां एक लिंक मिलेगा आपको। उस लिंक पे आप क्लिक करिए और उस लिंक के थ्रू आप क्वेश्चंस की पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। उस फाइल को आप डाउनलोड करिए, उसमें टोटल 35 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। उसको सॉल्व करिए आप, और उसके बाद इस वीडियो को आगे देखिएगा, ताकि आप जजमेंट कर सकें कि आपको कितना नॉलेज है इस चीज का। ओके गाइज, तो जिन लोगों ने पेपर ऑलरेडी सॉल्व कर लिया, रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स ने, वो सीधा वीडियो देख लीजिए, और जो पहली बार देख रहे हैं उन लोगों के लिए जरूरी है कि वो पहले उस फाइल को डाउनलोड करें डिस्क्रिप्शन में जाके, और उसके बाद वीडियो को पहले खुद सॉल्व करें पेपर, उसके बाद आप वीडियो को देखें। और जो एकदम न्यू स्टूडेंट है, पहली बार ही मुझे देख रहे हैं, वीडियो को देख रहे हैं, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि वो सारे वीडियो लेक्चर पहले देखें, उसके बाद इस क्लास तक पहुंचे। सारी क्लासेस एक सीक्वेंस में प्रिपेयर की गई है, सीक्वेंस नहीं तोड़नी है, शुरू से लेकर एंड तक के सारे वीडियोस देखेंगे, तभी हमारा चैनल आपके लिए प्रोडक्टिव हो पाएगा। तो गाइज, शुरू करते हैं हमारे इस टॉपिक को। ओके गाइज, मेरे पास ये फाइल जो आपको मैंने भेजी है उसकी एक हार्ड कॉपी है। देखिए, हम फर्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। पहला क्वेश्चन था, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग द इफेक्टिव डिमांड फॉर अ थिंग डिपेंड्स। इफेक्टिव डिमांड कौन सी बातों पे डिपेंड करती है? तो देखिए, जब आपको डेफिनेशन बताई गई थी, तो इफेक्टिव डिमांड या इफेक्टिव डिजायर या डिमांड की डेफिनेशन बताई गई थी। उसमें एक तो था इफेक्टिव डिजायर, एक था टाइम फैक्टर, और एक था प्राइस फैक्टर। ठीक है, तो इफेक्टिव डिमांड, इफेक्टिव डिजायर के तीन कंपोनेंट थे, आपको बताए गए थे। सबसे पहली बात, वो कमोडिटी या वो सर्विस अवेलेबल होनी चाहिए, सबसे पहली जरूरी बात ये थी। दूसरी जरूरी बात क्या थी वहां पे? अवेलेबिलिटी के अलावा एक जरूरी बात थी, वो ये कैपेसिटी टू बाय। और तीसरा क्या था? विलिंगनेस टू पे। तो हमारा ए ऑप्शन है डिजायर, ऑफ कोर्स डिजायर होनी चाहिए। बी ऑप्शन है मींस टू परचेज, यानी एबिलिटी टू बाय, बिल्कुल एबिलिटी टू बाय भी होनी चाहिए, डिजायर हो, एबिलिटी हो। और तीसरा है विलिंगनेस टू यूज दोज मींस, यानी हमारी डिजायर होनी चाहिए खर्च करने की। तो ये तीनों पॉइंट होने चाहिए। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी, ऑल ऑफ दीज। डिजायर फॉर अ कमोडिटी, मींस टू परचेज, विलिंगनेस टू यूज दोज मींस, एंड ऑल ऑफ दीज। तो आपका जवाब क्या होगा? सर, ये सारे ऑप्शन है, इसलिए हमारा जवाब होगा ऑल ऑफ दीज। सेकंड देखिए, second question, unless demand is backed by purchasing power or ability to pay, it does not constitute demand. This statement is, भाई ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि जब तक एबिलिटी टू पे का एलिमेंट नहीं होगा तब तक हम उसे डिमांड नहीं मानेंगे। बिल्कुल सच बात है, एबिलिटी तो होनी चाहिए ना पे करने की। अभी सपोज करिए मेरे जेब में, मेरे बैंक अकाउंट में 2 लाख रुपए, और मुझे कार परचेज करनी है, और मेरी डिजायर जो है वो है एक रोल्स रॉयस परचेज करने की जिसकी कीमत है 5 करोड़। पैसा है क्या मेरे पास? एबिलिटी है क्या? नहीं है। तो मेरी बात को क्या डिमांड माना जाएगा? डिमांड नहीं माना जाएगा। डिमांड होने के लिए जरूरी है कि हमारे पास एबिलिटी टू पे होनी चाहिए। फिर देखिए थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में ये कहा गया है, ए रिप्रेजेंट कर रहा है हाउस होल्ड की डिमांड को, और बी रिप्रेजेंट कर रहा है मार्केट डिमांड को। ठीक है,
आप जानते हैं हाउस होल्ड की डिमांड क्या होती है, आप ये भी जानते हैं मार्केट डिमांड क्या होती है। तो हाउस होल्ड और मार्केट में डिफरेंस क्या है भाई? हाउस होल्ड, सारे के सारे हाउस होल्ड मिलकर क्या बनाते हैं? मार्केट बनाते हैं। ठीक है भाई, हाउस होल्ड की डिमांड मतलब जैसे हम बात कर रहे हैं मिस्टर ए की डिमांड का, तो ये हाउस होल्ड की डिमांड हो गई। ठीक है, लेकिन बी जो है वो मार्केट डिमांड को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसमें मिस्टर ए भी हो सकते हैं, प्लस मिस्टर बी भी हो सकते हैं, मिस्टर सी भी हो सकते हैं, मिस्टर डी भी हो सकते हैं। बहुत सारे इंडिविजुअल्स मिलकर किसको बनाते हैं? मार्केट को। तो ऑब्वियसली मार्केट की डिमांड ज्यादा होती है हमेशा हाउस होल्ड की डिमांड से। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ये बी ऑप्शन। क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? मार्केट डिमांड हमेशा ज्यादा होगी इंडिविजुअल डिमांड से। बी रिप्रेजेंट कर रहा है मार्केट की डिमांड को, ए रिप्रेजेंट कर रहा है हाउस होल्ड की डिमांड को। तो मार्केट की डिमांड हमेशा ज्यादा होगी इंडिविजुअल की डिमांड के कंपैरिजन में। तो बी आंसर हो जाएगा इसका। फिर देखिए फोर्थ, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड एक्सेप्ट। चार ऑप्शन दे रखे हैं और आपसे कहा गया किसी एक को छोड़कर बाकी सारे के सारे लॉ ऑफ डिमांड के डिटर्मिनेंट्स हैं। बताया था आपको डिमांड कौन कौन सी बातों पर डिपेंड करती है। ए ऑप्शन है टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। क्या आपकी डिमांड डिपेंड करती है क्या टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस पे? बिल्कुल डिपेंड करती है। हमारे टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस के अकॉर्डिंग ही हम चीजें परचेज करते हैं, यानी ये तो नहीं होगा आंसर। ठीक है, वो आंसर पूछा गया है जो डिटर्मिनेंट नहीं है डिमांड का। बी ऑप्शन देखिए, क्वांटिटी सप्लाइड। क्या सप्लाई पर डिमांड डिपेंड करती है क्या? नहीं, सप्लाई से कोई फर्क नहीं पड़ता। हम डिमांड करते हैं कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से, सप्लाई तो सप्लायर के पॉइंट ऑफ व्यू की बात हो रही है। हम जो डिमांड करते हैं वो किसके पॉइंट ऑफ व्यू से डिमांड करते हैं? कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से डिमांड करते हैं। सी ऑप्शन है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। क्या रिलेटेड गुड्स के प्राइस पे डिपेंड करती है क्या डिमांड? बिल्कुल डिपेंड करती है। डी ऑप्शन है इनकम। क्या इनकम पे डिमांड डिपेंड करती है? बिल्कुल डिपेंड करती है। यानी कि ए बी सी डी चारों में से जो बी ऑप्शन है हमारा क्वांटिटी सप्लाइड, वो सही जवाब है। ठीक है, यानी सप्लाई के ऊपर डिमांड डिपेंड नहीं करती, बाकी तीनों बातों पे डिमांड डिपेंड करती है। फिर देखिए फिफ्थ पॉइंट, व्हेन अ कंज्यूमर वांट्स अ प्रोडक्ट बाय सीइंग अनदर पर्सन यूज दैट प्रोडक्ट, इट इज कॉल्ड। क्या कह रहा है फिफ्थ क्वेश्चन? कि मैंने एक कमोडिटी की डिमांड इसलिए की क्योंकि मैंने किसी और को उसको यूज करते हुए देखा। जैसे मान लीजिए मेरा एक फ्रेंड कोई प्रोडक्ट परचेज करके लाता है और उसको देखकर मैं उसको खरीद लेता हूं, उसको देखता हूं और मेरी भी इच्छा होती है ऐसा प्रोडक्ट खरीदने की। तो इस ऐसे इफेक्ट को क्या बोलते हैं भैया? इसको बोलते हैं डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट। क्या बोलते हैं? डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट। एक वीडियो लेक्चर में मैंने कहीं पे बीच में जिक्र किया था इस बात का, बीच में हमने डिस्कस किया था इस बात को, डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट। ओके, तो ये डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट होता है, तो आंसर होगा सी, डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट। बाकी ऑप्शंस रेलेवेंट नहीं है, वो ऐसे ही बनाए गए हैं। सी आंसर होगा डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट। सिक्स्थ क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, इफ एन डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ ब्लू जींस लीड्स टू एन इंक्रीज इन डिमांड फॉर टेनिस शूज, देन ब्लू जींस एंड टेनिस शूज आर। क्या कह रहा है क्वेश्चन? ब्लू जींस जो है उसके प्राइस क्या होते जा रहे हैं? डिक्रीज होते जा रहे हैं। जैसे एक ब्लू जींस, कोई जींस का कैटेगरी है ब्लू जींस, उसके प्राइस डिक्रीज हुए, तो हमने देखा जो टेनिस शूज है उनकी डिमांड इंक्रीज हुई। तो आपसे ये पूछा गया है ब्लू जींस एंड टेनिस शूज, इन दोनों के बीच में कैसा रिलेशनशिप है? क्या पूछा गया आपसे? ब्लू जींस एंड टेनिस शूज, इन दोनों के बीच में कैसा रिलेशनशिप है, ये बात आपसे पूछी गई है। तो देखिए आपको बताया गया था कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के बारे में। क्या होता है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में? जब एक प्रोडक्ट का प्राइस डिक्रीज होता है तो दूसरे प्रोडक्ट की डिमांड इंक्रीज होती है, या एक प्रोडक्ट का प्राइस इंक्रीज होता है तो दूसरे प्रोडक्ट की डिमांड डिक्रीज होती है। क्या है कॉम्प्लीमेंट्री भाई? आप ब्लू जींस पहनोगे, उसके साथ ऐसे शूज भी पहनोगे आप। ठीक है, तो देखिए ब्लू जींस का प्राइस डाउन हुआ तो ब्लू जींस की डिमांड बढ़ी। अब जब जींस की डिमांड बढ़ी तो जींस के नीचे पहने जाने वाले शूज जो हैं उनकी डिमांड भी बढ़ गई। भाई टेनिस शूज समझ लीजिए या स्पोर्ट्स शूज समझ लीजिए, तो स्पोर्ट्स शूज की डिमांड क्या हो गई? जींस के साथ इंक्रीज हुई। इसका मतलब ब्लू जींस और टेनिस शूज आपस में कैसे गुड्स हो गए? कॉम्प्लीमेंट्री गुड हो गए। फॉर एग्जाम्पल एक और लेते हैं, कार एंड पेट्रोल। अगर कार का प्राइस बढ़ता है तो पेट्रोल की डिमांड क्या हो जाती है? कम हो जाती है। और कार सस्ती होगी तो पेट्रोल की डिमांड इंक्रीज होगी। यानी कि एक कमोडिटी का प्राइस हाई होने पर अगर दूसरे कमोडिटी की डिमांड
कम हो जाए या एक कमोडिटी का प्राइस डाउन होने पर दूसरे कमोडिटी की डिमांड इंक्रीज हो जाए, तो वो आपस में कमोडिटीज गुड्स कैसे होते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होते हैं। तो इन दोनों के बीच में आपस में क्या रिलेशनशिप है? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। तो सिक्स्थ का आंसर क्या होगा? ए, बोथ आर कॉम्प्लीमेंट्स। सेवंथ क्वेश्चन सेम है, इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर है। इफ एक्स एंड वाई आर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, इफ देयर इज एन इंक्रीज इन प्राइस ऑफ एक्स, देन क्या कह रहा है क्वेश्चन? एक्स और वाई दोनों आपस में कैसे हैं? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं। ये लो एक्स है ये, और वाई कैसा है? वाई उसका कॉम्प्लीमेंट है। अब क्वेश्चन ये कह रहा है इफ देयर इज एन इंक्रीज इन प्राइस ऑफ एक्स, अगर एक्स का प्राइस इंक्रीज हो जाता है तो ये महंगा होगा, इसकी डिमांड कम होगी, दोनों साथ में खरीदे जाते हैं तब इसकी जरूरत भी कम होगी, इसकी डिमांड भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ठीक है, तो एक्स का प्राइस बढ़ेगा तो क्या इंपैक्ट आएगा? तो देखिए इसका आंसर होगा डी। क्या है डी ऑप्शन अपना? डिमांड ऑफ एक्स एंड वाई विल डिक्रीज। जब एक्स का प्राइस हाई होगा, एक्स की डिमांड तो कम होगी, बिकॉज दोनों कॉम्प्लीमेंट्री है, तो इसका प्राइस हाई होने पर इसकी डिमांड भी कम होगी। इसको यूं समझें, कार महंगी हुई तो कार की डिमांड क्या हो जाएगी? कम, और साथ साथ पेट्रोल की डिमांड भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, क्योंकि दोनों आपस में क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री है। तो क्या होगा आंसर इसका? डी, डिमांड ऑफ एक्स एंड वाई विल डिक्रीज। फिर देखिए एट्थ क्वेश्चन, इफ एक्स एंड वाई बोथ आर सब्स्टिट्यूट गुड्स, द प्राइस ऑफ एक्स एंड द डिमांड ऑफ वाई आर। देखिए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस बार हम ये कह रहे हैं कि x एंड y ये दोनों एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट है। सब्स्टिट्यूट यानी कि गुड्स और सर्विसेज व्हिच कैन बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ ईच अदर। और सब्स्टिट्यूट के बारे में क्या बताया था? जैसे x है, x का प्राइस हाई हुआ, x मान लीजिए क्या है? रिबॉक है, इसका प्राइस हाई हुआ तो y जो मान लीजिए कौन है? एडिडास, तो एडिडास की डिमांड क्या हो जाएगी? एक्स के महंगा होने पर, रिबॉक के महंगा होने पर एडिडास की डिमांड इंक्रीज होगी। तो चलिए समझते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है इफ एक्स एंड वाई बोथ आर सब्स्टिट्यूट गुड्स, द प्राइस ऑफ एक्स एंड द डिमांड फॉर वाई। एक्स का प्राइस और वाई की डिमांड कैसे कनेक्टेड है भाई? डायरेक्टली कनेक्टेड है। एक का प्राइस बढ़ रहा है तो दूसरे की डिमांड बढ़ रही है। अगर इसका प्राइस कम होता तो एडिडास की डिमांड क्या हो जाती? कम हो जाती। तो कैसे कनेक्टेड है दोनों आपस के अंदर? डायरेक्टली। अगर आपने पिछले वीडियो लेक्चर देखे हो तो ये सारे टॉपिक उसमें डिस्कस हो चुके हैं। आपसे तो बस अब वापस से सवाल पूछा जा रहा है कि बताइए क्या आंसर है। तो क्वेश्चन पढ़ते ही आपको आंसर पता था आई गेस, कि प्राइस हाई हुआ, डिमांड हाई हुई। ठीक है, तो ये दोनों आपस में कैसे गुड्स हो जाएंगे? सब्स्टिट्यूट गुड हो जाएंगे। तो एक्स और वाई के बीच में, एक्स के प्राइस और वाई की डिमांड के बीच में कैसा कनेक्शन हुआ? डायरेक्ट पॉजिटिव रिलेशनशिप हुआ। एक का प्राइस हाई होने पर दूसरे की डिमांड बढ़ती जा रही है। नाइन्थ क्वेश्चन देखिए, इफ टी एंड कॉफी आर सब्स्टिट्यूट्स, अ फॉल इन द प्राइस ऑफ टी लीड्स टू। क्या कह रहा है क्वेश्चन इस बार? इस बार रिबॉक हटा दीजिए, क्या लिया है उधर? टी, और एडिडास हटा दीजिए, क्या लिया है इधर? कॉफी। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है इफ टी एंड कॉफी आर सब्स्टिट्यूट, अ फॉल इन प्राइस ऑफ टी लीड्स टू। अगर टी का प्राइस कम हो जाए तो ऑब्वियसली टी की डिमांड क्या हो जाएगी? डिमांड फॉर टी इंक्रीज होगी। चाय का प्राइस कम हो गया तो चाय की डिमांड बढ़ेगी। अच्छा, जो लोग कॉफी पी रहे थे वो भी अब क्या पिएंगे? चाय पे शिफ्ट होंगे। तो चाय का सस्ता होने पर कॉफी की डिमांड क्या हो जाती है? कम हो जाती है। ठीक है, तो टी का प्राइस डाउन हुआ तो टी की डिमांड बढ़ी और कॉफी की डिमांड क्या हो गई? कम हो गई। चाय की डिमांड तो बढ़ी और टी की डिमांड क्या हो गई? कम हो गई। तो देखिए इसमें एक सीक्वेंस दी रखी है, राइज इन द डिमांड फॉर टी। बिल्कुल ये तो सही है, टी की डिमांड बढ़ेगी। दूसरी सीक्वेंस देखिए क्या है? फॉल इन द सप्लाई ऑफ कॉफी। सप्लाई का कोई रोल नहीं है, कनेक्शन नहीं है। थर्ड देखिए फॉल, थर्ड स्टेटमेंट देखिए, फॉल इन द डिमांड फॉर कॉफी। ये भी सही है, पहला स्टेटमेंट सही था, थर्ड स्टेटमेंट सही है। फिर फोर्थ स्टेटमेंट देखिए, राइज इन सप्लाई ऑफ टी। सप्लाई से कोई लेन देन नहीं है, तो कौन सा स्टेटमेंट सही हुआ? पहला स्टेटमेंट, जो क्या कह रहा है? राइज इन द डिमांड फॉर टी। बिल्कुल। और तीसरा स्टेटमेंट थर्ड, वो क्या कह रहा है? फॉल इन द डिमांड फॉर कॉफी। तो फर्स्ट स्टेटमेंट एंड थर्ड स्टेटमेंट। तो देखिए आप ऑप्शन के अंदर बी ऑप्शन में क्या लिखा है? बोथ फर्स्ट एंड थर्ड, बोथ फर्स्ट एंड थर्ड अबाउ। यानी फर्स्ट ऑप्शन जो कह रहा था टी का डिमांड बढ़ेगा और थर्ड ऑप्शन जो कह रहा था कॉफी का डिमांड कम होगा। तो बी ऑप्शन में ये दोनों स्टेटमेंट को शो किया गया है। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा इसके लिए? बी।
ओके, अब देखिए 10th क्वेश्चन देखते हैं. इफ द कंज्यूमर एक्सपेक्ट अ डिक्रीज इन प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट इन द फ्यूचर, किसी प्रोडक्ट का प्राइस फ्यूचर के अंदर हाई होने वाला है, तो करंट डिमांड पे क्या फर्क पड़ेगा? एक प्रोडक्ट का प्राइस फ्यूचर के अंदर हाई होने वाला है, तो उसकी करंट डिमांड के अंदर, सॉरी, फ्यूचर में उसका प्राइस डिक्रीज होने वाला है, फ्यूचर में प्राइस कम होने वाला हो, तो आज के दिन डिमांड पे क्या असर पड़ेगा? आज के दिन हम डिमांड कम करेंगे, क्योंकि जब सस्ता होगा तब खरीदना चाहेंगे. ओके, यानी प्रेजेंट डिमांड क्या हो जाएगी? उसकी लोअर हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी. तो बी आंसर हो जाएगा लोअर, कम हो जाएगी. ठीक, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 11th. While drawing the demand curve, the changes take place in which of the following factor? क्वेश्चन ये कह रहा है कि जब आप डिमांड कर्व बनाते हैं तो कौन से फैक्टर में चेंज होता है? क्या होता है डिमांड कर्व? रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ ए प्रोडक्ट एंड इट्स डिमांड. तो चेंज किस में होता है? उसमें प्राइस बदलता है और डिमांड बदलती है. लेकिन शर्त क्या थी, कंडीशन क्या थी जब हम डिमांड कर्व बनाते हैं? फंक्शन क्या था? डिमांड फॉर एक्स कमोडिटी इज अ फंक्शन ऑफ प्राइस ऑफ एक्स. एक्स की डिमांड डिपेंड करती है एक्स के प्राइस पे. बाकी सारे के सारे फैक्टर्स हमने क्या रखे थे? कांस्टेंट रखे थे. यानी बाकी किसी भी फैक्टर में चेंज नहीं होगा, चेंज सिर्फ किस में होगा? एक्स के प्राइस में चेंज होगा. तो प्राइस बदलता है और डिमांड बदलती है, बाकी सारे फैक्टर कांस्टेंट, यानी चेंज सिर्फ प्राइस में होगा. तो देखिए ए ऑप्शन है सप्लाई ऑफ द प्रोडक्ट. डिमांड चैप्टर पढ़ रहे हैं, सप्लाई का यहाँ कोई रोल नहीं है. फिर है क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट, क्वालिटी का कोई कनेक्शन नहीं है. क्वेश्चन क्या कह रहा है? कौन सा फैक्टर बदलता है? सी ऑप्शन देखिए, प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट. बिल्कुल, प्राइस चेंज होता है जब डिमांड कर्व बनाते हैं, तो प्राइस चेंज होता है, अदर फैक्टर कांस्टेंट रहते हैं. तो अदर फैक्टर जितने भी हो सारे कांस्टेंट, चाहे सप्लाई हो चाहे क्वालिटी हो. या डी ऑप्शन देख लिए, टेक्नोलॉजी यूज्ड इन ऑफरिंग द प्रोडक्ट. तो टेक्नोलॉजी भी क्या होनी चाहिए? कांस्टेंट होनी चाहिए. सारे फैक्टर कांस्टेंट होने चाहिए, सिर्फ चेंज किसमें होगा? प्राइस में चेंज होगा. फिर 12th नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, डिमांड कर्व. ए ऑप्शन है विल बी स्ट्रेट लाइन, बी ऑप्शन है विल बी अ कर्व, सी ऑप्शन है आइदर ए और बी, डी ऑप्शन है नेदर ए नॉर बी. तो ए और बी ऑप्शन पे हम डिस्कशन करते हैं. हम ये जानते हैं अभी तक की स्टडी से कि डिमांड कर्व नेगेटिवली स्लोप्ड होता है. ये रहा नेगेटिवली स्लोप्ड. यहां लेते हैं हम प्राइस वाई एक्सिस पे और एक्स एक्सिस पे क्या लेते हैं? डिमांड. अदर फैक्टर कांस्टेंट रखते हैं. ये डिमांड कर्व नेगेटिवली स्लोप्ड. ये भी एक डिमांड कर्व है और ये भी कैसा है? नेगेटिवली स्लोप्ड है. लेकिन डिफरेंस क्या है? ये है लीनियर और ये है नॉन लीनियर. डिमांड कर्व दोनों ही हो सकते हैं. देखिए आगे की क्लासेस में मैं आपको डिफरेंस बता दूंगा, जो हमारी क्लास आएगी उसमें, कि लीनियर और नॉन लीनियर कब बनते हैं. लेकिन मैं आपको बेसिक्स की क्लास में बता चुका हूं, ये नॉन लीनियर है, यहां स्लोप कंटिन्यूअसली कम होता जा रहा है. ये लीनियर है जहां स्लोप कांस्टेंट है. तो अभी फिलहाल के लिए आपको ये ध्यान रखना है, डिमांड कर्व दोनों हो सकते हैं, लीनियर भी हो सकते हैं और नॉन लीनियर भी हो सकते हैं. ठीक है, मतलब जिसमें कर्व होगा ऐसा भी हो सकता है, लेकिन होगा हमेशा कैसा? नेगेटिवली स्लोप. लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड स्लोपिंग, लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड स्लोपिंग, दोनों सिचुएशन पॉसिबल है. ठीक है, आगे चलकर मैं आपको डिमांड के स्लोप के बारे में बात करूंगा, तब हम इन दोनों के बारे में डिस्कशन करेंगे. फिर देखिए 13 नंबर क्वेश्चन, ऑल बट वन ऑफ द फॉलोइंग आर assumed to remain the same while drawing an individual demand curve for a product. Which one is it? गौर से सुनिएगा क्वेश्चन. क्वेश्चन ये कह रहा है कि जब हम एक इंडिविजुअल डिमांड कर्व बनाते हैं, मान लीजिए एक इंडिविजुअल डिमांड कर्व है, जब हम बनाते हैं तो जो 4 ऑप्शन दे रखे हैं तुम्हें क्वेश्चन में, उनमें से किसी एक को छोड़कर बाकी सबको कांस्टेंट रखते हैं. किसी एक को छोड़कर बाकी सबको कांस्टेंट रखते हैं. वो एक जिसको कांस्टेंट नहीं रखते हैं वो कौन है? कौन होता है? कांस्टेंट तो अदर फैक्टर होते हैं. कौन है जो चेंज होता है? प्राइस चेंज होता है. क्या कह रहा है क्वेश्चन? ऑल बट वन ऑफ द फॉलोइंग आर assumed टू रिमेन द सेम. एक को छोड़कर बाकी सारे कांस्टेंट है, यानी जो कांस्टेंट नहीं है उसको पहचानो. तो जब आप डिमांड कर्व बनाते हो तो कौन बदलता है? कौन वेरिएबल है? प्राइस वेरिएबल है. बाकी सारे फैक्टर तो क्या पड़े? कांस्टेंट. तो ए ऑप्शन है प्रेफरेंस ऑफ द इंडिविजुअल, तो हम ये मानते हैं अदर फैक्टर कांस्टेंट. कंज्यूमर की प्रेफरेंस में कोई चेंज नहीं होना चाहिए. हिज मॉनेटरी इनकम, हम ये भी मानते हैं इनकम में कोई चेंज नहीं होना चाहिए. प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, उसको भी कांस्टेंट रखते हैं. डी ऑप्शन है प्राइस ऑफ दैट प्रोडक्ट. क्या है डी ऑप्शन? प्राइस. क्या प्राइस कांस्टेंट रहता है? क्या नहीं रहता प्राइस कांस्टेंट भैया. प्राइस क्या रहता है? वेरिएबल. प्राइस बदलेगा और डिमांड बदलेगी, यानी प्राइस जो है वो कांस्टेंट नहीं रहता. यही हमारा आंसर है. बाकी सारे क्या रहते हैं? कांस्टेंट. तो डी आंसर हो जाएगा इसका. फिर 14 नंबर क्वेश्चन, द लॉ ऑफ डिमांड इज.
क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव बोथ ए एंड बी। तो आपने अगर पिछले वीडियो लेक्चर देखे हैं तो वहां मैंने आपको प्रॉपर्टीज ऑफ डिमांड कर बताई थी। उसमें मैंने आपको क्लियरली ये बताया था लॉ ऑफ डिमांड एक क्वालिटेटिव स्टेटमेंट है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एक क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट है। तो जब इलास्टिसिटी पढ़ेंगे उसके लिए हमेशा क्या कहेंगे, क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट, और एक्सप्लेन भी किया था क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट क्या होता है। लॉ ऑफ डिमांड तो सिर्फ एक क्वालिटी को शो करता है, सिर्फ ये बताता है कि एक्स के प्राइस और एक्स की डिमांड में इनवर्स रिलेशनशिप है, केवल इसको एक्सप्लेन करता है दैट बोथ आर इनवर्सली रिलेटेड। ये नहीं बताता कि इसमें चेंज हो रहा है तो इसमें कितना चेंज होगा, हाउ मच, कितना, क्वांटिटी, इसके बारे में बात नहीं करता। वो इलास्टिसिटी बात करती है, ये सिर्फ डायरेक्शन की बात करता है, क्वालिटी की बात करता है कि दोनों में इनवर्स रिलेशनशिप है। तो आंसर क्या होगा 14 का बी, अ क्वालिटेटिव स्टेटमेंट। 15 नंबर क्वेश्चन, द टर्म ceteris paribus इन द लॉ ऑफ डिमांड। ठीक है, तो ये लॉ ऑफ डिमांड है, ये लॉ ऑफ डिमांड का फंक्शन है। इसमें ceteris paribus हम एज्यूम कर चलते हैं। क्या होता है ceteris paribus? ceteris paribus का मतलब सिर्फ एक बदल रहा है, बाकी सारे क्या पड़े, कांस्टेंट। सिर्फ एक बदल रहा है, बाकी सारे क्या फैक्टर पड़े, कांस्टेंट। तो देखो बी ऑप्शन हो जाएगा। बी ऑप्शन क्या कह रहा है, ऑल फैक्टर्स एक्सेप्ट वन रिमेनिंग कांस्टेंट। सारे फैक्टर कांस्टेंट है किसी एक को छोड़कर। ठीक है, तो अभी ये जितने भी क्वेश्चन आई, एक जो इससे पहले हमने क्वेश्चन देखा था वो भी इसी टाइप का था, काफी सिमिलर से है लेकिन पूछने का तरीका अलग अलग है। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वेरिएबल फैक्टर इन द लॉ ऑफ डिमांड। अब आप जानते हैं कौन है वेरिएबल फैक्टर लॉ ऑफ डिमांड में, प्राइस। बाकी सारे फैक्टर क्या पड़े, कांस्टेंट। तो ए ऑप्शन कह रहा है कंज्यूमर इनकम लेवल, नहीं भैया ये तो कांस्टेंट है, वेरिएबल नहीं है। इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ बूम रिसेशन, इकोनॉमी में बूम है या रिसेशन है, यानी इकोनॉमी में तेजी चल रही है, लोग खूब परचेज कर रहे हैं, या रिसेशन चल रहा है, मंदी चल रही है, लोग बहुत कम डिमांड कर रहे हैं, क्या इसका कनेक्शन है, नहीं, उसको कांस्टेंट मानते हैं, वो अदर फैक्टर में आता है। फिर क्या, क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट, वो भी अदर फैक्टर है, वो भी कांस्टेंट रहना चाहिए। यानी जब हम लॉ ऑफ डिमांड पढ़ते हैं तो क्या एज्यूम करके चलते हैं, अदर फैक्टर सारे के सारे क्या पड़े हैं, कांस्टेंट, ऑल अदर फैक्टर्स आर कांस्टेंट। तो कौन होगा वेरिएबल फैक्टर, प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। ओके, 17 नंबर क्वेश्चन, व्हाई डज द लॉ ऑफ डिमांड ऑपरेट। लॉ ऑफ डिमांड ऑपरेट क्यों होता है। तो देखो आपको लॉ ऑफ डिमांड ऑपरेट क्यों होता है, नेगेटिवली स्लोप्ड कर्व क्यों होता है, क्यों प्राइस और डिमांड में इनवर्स रिलेशनशिप होता है, उसके 5 रीजन बताए थे। पहला था इनकम इफेक्ट, दूसरा था सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, तीसरा था चेंज इन नंबर ऑफ कंज्यूमर्स, फोर्थ था वेरियस यूजेस ऑफ कमोडिटी, और फिफ्थ था लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ये सारे बातें बताई थी। तो ए ऑप्शन पढ़ते हैं, इनकम इफेक्ट, बिल्कुल लॉ ऑफ डिमांड ऑपरेट होता है उसके पीछे। बी ऑप्शन है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, ये भी रीजन है। सी ऑप्शन है बोथ ए एंड बी, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बोथ ए एंड बी, सी आंसर हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन, एज अ रिजल्ट ऑफ फॉल इन प्राइस ऑफ द कमोडिटी द कंज्यूमर्स, जब किसी कमोडिटी का प्राइस डिक्रीज होता है, ठीक है, क्या बताया था, जब प्राइस डिक्रीज होता है, एक्स का प्राइस डिक्रीज होता है तो एक्स की डिमांड इंक्रीज होती है। क्यों होता है ऐसा, क्योंकि कंज्यूमर की रियल इनकम क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, पीछे वाली क्लासेस में बहुत अच्छे से बताया था। रियल इनकम का क्या मतलब है, परचेजिंग पावर, परचेजिंग पावर कंज्यूमर की क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, इसलिए डिमांड बढ़ती है। कैसे, एक 100 का नोट था आपके पास, 10 रुपए का प्रोडक्ट था, कितनी यूनिट्स परचेज कर पा रहे थे, क्या थी परचेजिंग पावर, 10 यूनिट्स। अब जब प्राइस डाउन हुआ 5 रुपीज, अदर फैक्टर तो कांस्टेंट रहते हैं, तो इनकम तुम्हारी कांस्टेंट रहेगी, खर्चा उतना ही करना है, 100 रुपए वो कांस्टेंट है। अब आप कितनी खरीदोगे, ये सॉरी यहां 10 यूनिट्स आएगी, अब कितनी यूनिट्स खरीदोगे आप, यहां पे 20 यूनिट्स खरीदोगे, क्योंकि आपकी परचेजिंग पावर, इस 100 के नोट की हैसियत, औकात, परचेजिंग पावर इंक्रीज हो गई, इसलिए आपने डिमांड भी क्या कर दी, ज्यादा कर दी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन कह रहा है रियल इनकम इंक्रीजेस, ठीक है, बिल्कुल रियल इनकम इंक्रीजेस। बी ऑप्शन कह रहा है परचेजिंग पावर इंक्रीजेस, वो भी है, एक ही बात है, रियल इनकम बोलो या परचेजिंग पावर बोल लो। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी, बोथ ए एंड बी। ओके, अब बात कर रहे हैं 19 नंबर क्वेश्चन की। 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब्स द इनकम इफेक्ट। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकम इफेक्ट को बहुत प्रॉपरली डिस्क्राइब करता है। क्या था इनकम इफेक्ट, गौर से देखिए, ये इनकम इफेक्ट की इक्वेशन है आपके सामने। क्या कहता है इनकम इफेक्ट, जब एक कमोडिटी का प्राइस बदलता है,
तो कंज्यूमर की रियल इनकम बदलती है या कंज्यूमर की परचेजिंग पावर बदलती है। बिकॉज कंज्यूमर की रियल इनकम और परचेजिंग पावर बदलती है, इसलिए कंज्यूमर की डिमांड भी बदलती है। यानी कि इफेक्ट ऑफ परचेजिंग पावर ऑन डिमांड ऑफ अ कमोडिटी ड्यू टू चेंज इन प्राइस ऑफ दैट कमोडिटी। किसी कमोडिटी के प्राइस में चेंज होने की वजह से परचेजिंग पावर बदलती है और उसके बदलने की वजह से डिमांड बदलती है। दिस इज व्हाट इनकम इफेक्ट इज। तो ये जो स्टेटमेंट है ये सी ऑप्शन में बिल्कुल सही दिया हुआ है, सुनना गौर से। इट इज द चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ प्रोडक्ट। It is the change in the quantity demanded of a product as a result of change in the real income. As a result of change in the real income because of change in price of the product. क्या कह रहा हूं? It is the change in quantity demanded of a product as a result of change in real income because of change in price. तो C आंसर होगा, बाकी कोई भी स्टेटमेंट में ये सारी बातें नहीं है, तो ये C ऑप्शन हो जाएगा। फिर 20 नंबर क्वेश्चन, 20th क्वेश्चन देखते हैं। When the price of a product increases, consumers tend to switch to purchasing the substitute of the product. This describes why the demand curve for the good. क्या है क्वेश्चन? When the price of a product increases, consumer tends to switch to purchasing the substitute of the product. This describes why the demand curve of the good. क्या कहना चाह रहे हैं कि एक X कमोडिटी है जिसका प्राइस P है और हम उसकी डिमांड करते हैं Q। क्वेश्चन ये कह रहा है कि उसका प्राइस इंक्रीज हुआ। मान लीजिए हम यहां थे पहले, सपोज करिए हम पहले यहां थे, पी पे थे और डिमांड कितनी कर रहे थे? क्यू। अब प्राइस बढ़ गया, पी से कितना हो गया? P1 हो गया। क्या हुआ? प्राइस इंक्रीज हुआ। देखो प्राइस पी से P1 हुआ तो आपकी डिमांड बी से आप कहां गए? ए पॉइंट पे आ गए। आपकी डिमांड क्यू से क्या हो गई? Q1 हो गई। और ए और बी पॉइंट को मिलाया तो कैसा करवाया? नेगेटिवली स्लोप्ड। ठीक है, तो देखा जाए तो आपने डिमांड कम क्यों की? ये एक्स कमोडिटी है, मान लो यहां ले रहे हो आप एक्स का प्राइस वाई एक्सिस के ऊपर और एक्स एक्सिस पे ले रहे हो आप एक्स की डिमांड। तो आपने कहा एक्स महंगा हुआ तो हमने एक्स कम खरीदा। इसलिए कम खरीदा क्योंकि अब हम एक्स की जगह उसका सब्स्टिट्यूट खरीदने चले गए। यानी सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट की वजह से डिमांड कर क्या होता है? नेगेटिवली स्लोप्ड होता है। तो जवाब क्या होगा इसका? सी आंसर होएगा, स्लोप्स डाउनवर्ड्स टू दी राइट। स्लोप्स डाउनवर्ड्स टू दी राइट। क्वेश्चन वापस पढ़ रहा हूं, लैंग्वेज टिपिकल है, बात कुछ भी नहीं, बात यही पूछ रहा है आपसे कि लॉ ऑफ डिमांड नेगेटिवली स्लोप्ड होता है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट की वजह से। इसी बात को वो यहां पे पूछ रहा है। व्हेन द प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट इंक्रीजेस, when the price of a product increases, consumer tend to switch to purchasing the substitute of the product. हम सब्स्टिट्यूट खरीदने जाएंगे, इसलिए इसके डिमांड कर्व पे क्या इफेक्ट आएगा? Q से Q1 पे आ जाएंगे, A पॉइंट पे आएंगे, दोनों को मिलाएंगे, कर्व कैसा हो जाएगा? नेगेटिवली स्लोप। तो सी आंसर होगा स्लोप्स डाउनवर्ड्स टू द राइट। स्लोप्स डाउनवर्ड्स टू द राइट। फिर 21st पे बात करते हैं। Which of the following statement best describe the substitution effect? Substitution effect क्या होता है? और से सुनिएगा, जब एक कमोडिटी का प्राइस हाई होता है तो हम उसके सब्स्टिट्यूट पे शिफ्ट हो जाते हैं, इसलिए इसकी डिमांड कम हो जाती है। या जब एक कमोडिटी का प्राइस रिड्यूस होता है तो जो लोग रिलेटिवली एक्सपेंसिव कमोडिटी है अब उसकी बजाय इसको खरीदेंगे जिसका प्राइस डाउन हुआ है। क्या कहना चाह रहा हूं कि जब एक प्रोडक्ट महंगा होता है तो हम कहां शिफ्ट होते हैं? रिलेटिवली लेस एक्सपेंसिव जो है, जो सस्ता है मार्केट में। जैसे ये एक्स कमोडिटी है, इसका प्राइस हाई हुआ, अब इसका जो मार्केट में सब्स्टिट्यूट है अब इसके कंपैरिजन में क्या हो गया? लेस एक्सपेंसिव। तो हम वहां शिफ्ट होंगे और इसकी डिमांड क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ये डेफिनेशन होती है। तो ये सी ऑप्शन देखिए, when the price of a product rises, consumer tends to substitute it with a relatively inexpensive product. जब किसी प्रोडक्ट का प्राइस हाई होता है तो कंज्यूमर अपने आप को शिफ्ट कर लेता है रिलेटिवली लेस एक्सपेंसिव गुड्स के ऊपर और इसकी डिमांड क्या हो जाती है? कम हो जाती है। तो 21st का आंसर क्या हो जाएगा? सी। फिर बात करते हैं 22nd की। कॉन्स्पीशियस गुड्स आर कॉल्ड एज, कई सारे नाम बताए थे, वेबलन गुड्स, स्नॉब गुड्स, स्टेटस सिंबल गुड्स, प्रेस्टिजियस गुड्स। तो ये सारे ऑप्शन इसके अंदर होंगे। आंसर क्या हो जाएगा? डी, ऑल ऑफ दीज। ए ऑप्शन कह रहा है वेबलन, वो भी है, वेबलन ने तो खोज की थी इसकी। बी ऑप्शन है स्नोब, सी ऑप्शन है प्रेस्टिजियस, डी ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज। तो क्या होगा आंसर? ऑल ऑफ दी अबाउ। फिर देखिए 23rd, in case of conspicuous goods, as the price increases the quantity demanded thereof. conspicuous goods कौन से होते हैं? वो चीजें हैं जो हम इसलिए परचेज करते हैं क्योंकि महंगी है इसलिए ज्यादा खरीदी जा रही है, ताकि सोसाइटी में हम अपना दम दिखा सकें, अपनी प्रेस्टीज दिखा सकें, अपना स्टेटस शो कर सकें। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ
कि जब एक प्रेस्टिजियस गुड्स या कॉन्स्पिशियस गुड्स, दोनों का मतलब एक ही है, बता चुका हूं आपको, जब वो महंगे होते हैं तो उनकी डिमांड भी क्या होती है, हाई होती है। एग्जाम्पल क्या दिया था आपको कि विंटेज कार्स जो है, या महंगी महंगी पेंटिंग्स जो है, एंटीक्स जो है, डायमंड है, ये वो चीजें हैं जो लोग अपने कलेक्शन में रखते हैं, पैसे वाले लोग। महंगी है इसीलिए इसको खरीदा जा रहा है। बताया था ना, अगर डायमंड 100 रुपए में 100 ग्राम मिले तो कोई नहीं खरीदेगा उसको। अभी डायमंड के पीछे अट्रैक्शन क्या है कि वो बहुत महंगा है। तो क्या होगा जवाब आपका कि एक कॉन्स्पिशियस गुड्स के प्राइस और डिमांड के बीच में कैसा रिलेशनशिप होता है, डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। प्राइस हाई होने पर डिमांड बढ़ती है, उसकी कम नहीं होती। तो ए आंसर हो जाएगा इंक्रीजेस, ए आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। फिर है 24th, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ कॉन्स्पिशियस गुड्स। ए ऑप्शन है डायमंड, बिल्कुल डायमंड ही है कॉन्स्पिशियस गुड्स। क्या कुकिंग गैस कॉन्स्पिशियस गुड्स है? नहीं। क्या पेट्रोल कॉन्स्पिशियस गुड्स है? नहीं। क्या राइस कॉन्स्पिशियस गुड्स है? क्या इन चीजों को हम इसलिए खरीदते हैं कि सोसाइटी में अपना स्टेटस शो कर सके? नहीं। लेकिन डायमंड इसलिए खरीदा जाता है कि सोसाइटी में अपना स्टेटस शो कर सके, दिखावा कर सके। तो डायमंड क्या हो जाएगा, कॉन्स्पिशियस गुड्स हो जाएगा, ठीक है। 25th, इन केस ऑफ गिफिन गुड्स डिमांड कर्व विल स्लोप। गिफिन के ऊपर पूरा एक वीडियो लेक्चर था हमारा। तो गिफिन गुड्स जो है उसके अंदर डिमांड कर कैसा होता है, गिफिन गुड्स के अंदर प्राइस और डिमांड के बीच में कैसा रिलेशनशिप होता है, डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। तो गिफिन गुड्स का डिमांड कर कैसा होता है, अपवर्ड स्लोपिंग कर होता है। नेक्स्ट है गिफिन गुड्स आर गुड्स विच। गिफिन गुड्स कौन से गुड्स हैं? ए ऑप्शन, आर कंसीडर्ड इंफीरियर बाय कंज्यूमर्स। अगर आपने गिफिन के सारे पांचों पॉइंट याद है तो आपको पता है गिफिन कमोडिटी कौन सी होती है, इंफीरियर कमोडिटी होती है। बी ऑप्शन, ऑक्यूपाई अ सब्सटेंशियल प्लेस इन द कंज्यूमर्स बजट। बिल्कुल सही बात है, कंज्यूमर अपनी इनकम का बड़ा हिस्सा उस पर खर्च करते हैं, यानी दोनों ऑप्शन सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी, बोथ ए एंड बी। 27 देखिए, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन द लॉ ऑफ डिमांड विल नॉट ऑपरेट। लॉ ऑफ डिमांड कहां ऑपरेट नहीं होगा, यानी एक्सेप्शन की बात हो रही है। ए ऑप्शन, कॉन्स्पिशियस गुड्स एक्सेप्शन है, गिफिन गुड्स एक्सेप्शन है, एब्सोल्यूट नेसेसिटीज, आप जानते हैं एब्सोल्यूट नेसेसिटीज मतलब जिसके बिना बिल्कुल भी हम रह नहीं सकते, लाइक वाटर, सॉल्ट, ये वो चीजें हैं जो महंगी हो जाए फिर भी उनकी डिमांड कम नहीं होती है। तो ये भी एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड है। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी, ऑल ऑफ दी अबव। फिर 28 देखिए, विच अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन द लॉ ऑफ डिमांड विल नॉट ऑपरेट। कहां लॉ ऑफ डिमांड ऑपरेट नहीं होगा, ये भी एक्सेप्शन के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है। ए ऑप्शन, प्राइस चेंज एक्सपेक्टेड बाय कंज्यूमर। देखिए मैंने एक आपको एक्सेप्शन बताया था, वो था फ्यूचर एक्सपेक्टेशन वाले मार्केट, स्टॉक मार्केट, स्पेकुलेशन मार्केट, जहां प्राइसेस लगातार बढ़ेंगे ऐसी आपको एक्सपेक्टेशन हो तो वहां लॉ ऑफ डिमांड ऑपरेट नहीं होता है, आप हाई प्राइस पे भी ज्यादा परचेज करते हो। बी ऑप्शन देखिए, कंज्यूमर्स लैक ऑफ नॉलेज अबाउट प्राइसेस। कंज्यूमर को नॉलेज ही नहीं है प्राइस का और वो हाई प्राइस पे हाई डिमांड किए जा रहा है, तब भी ऐसा हो सकता है, यानी कंज्यूमर जो है वो इररेशनल हो गया है, इसका मतलब ये है। और सी है, इररेशनल परचेजिंग पैटर्न बाय कंज्यूमर। कंज्यूमर इररेशनल हो जाए, इररेशनल मतलब वो अपनी रैशनलिटी के हिसाब से खरीद नहीं रहा है, उसको ये लग रहा है महंगा है इसलिए अच्छा होगा, इसलिए वो हाई डिमांड कर रहा है। तो तीनों ही ऑप्शन क्या हो जाएंगे, एक्सेप्शन हो जाएंगे। आंसर होगा डी। ये सारे हमने एक्सेप्शन में डिस्कस किए थे। 29, a movement along the demand curve for soft drink is best described as। तो याद करिए, एक टॉपिक था अपना चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, जिसको हमने क्या कहा था, मूवमेंट अलोंग दी सेम डिमांड कर्व बोला था। और एक टॉपिक क्या था अपना, चेंज इन डिमांड। डिफरेंस क्या है, ये चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, ये चेंज इन डिमांड। यहां डिमांड कर नहीं बदलता, मूवमेंट बदलता था, और यहां डिमांड कर ही बदल जाता था। तो इसको क्या बोला था, शिफ्ट इन डिमांड कर बोला हमने इसको, ठीक है। फंक्शन क्या बताए थे आपको, इसका क्या फंक्शन था, जब डिमांड बदले प्राइस की वजह से अदर फैक्टर क्या होने चाहिए, कांस्टेंट। और यहां क्या बोला था, डिमांड चेंज हो रही है अदर फैक्टर की वजह से और प्राइस क्या पड़ा है, कांस्टेंट पड़ा है। यानी यहां अदर फैक्टर रिस्पांसिबल है, प्राइस कांस्टेंट, यहां प्राइस बदल रहा है और अदर फैक्टर्स कांस्टेंट, ठीक। यहां दो सिचुएशन थी, प्राइस की वजह से जब डिमांड बढ़ती थी उसको एक्सपांशन बोलते थे, और डिमांड कम होती थी उसको क्या बोलते थे, कॉन्ट्रैक्शन बोलते थे। और अदर फैक्टर की वजह से जब डिमांड बढ़ती थी हम उसको क्या बोलते थे, इंक्रीज इन डिमांड। और अदर फैक्टर की वजह से जब डिमांड कम होती थी उसको क्या बोलते थे, डिक्रीज इन डिमांड बोलते थे। ओके गाइज, तो देखिए हम बात कर रहे हैं यहां पे, क्वेश्चन अपना है,
A movement along the demand curve for soft drink is best described as मूवमेंट अलॉन्ग द सेम डिमांड कर्व ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक. वो एक्स कमोडिटी मान लो सॉफ्ट ड्रिंक है, तो उसके डिमांड कर्व पे मूवमेंट है, उसको हम कैसे डिफाइन करते हैं? चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड. तो आंसर क्या हो जाएगा? सी, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड. फिर है एक्सपांशन ऑफ डिमांड इज एसोसिएटेड विथ. एक्सपांशन यानी ये किसके साथ एसोसिएटेड है? प्राइस के साथ. जब प्राइस डाउन होगा तो क्या होता है? एक्सपांशन होता है. तो इसका आंसर हो जाएगा 30 का सी, फॉल इन प्राइस कॉमा राइज इन क्वांटिटी डिमांडेड. जैसे ही प्राइस कम होगा तो क्वांटिटी बढ़ेगी. प्राइस के डाउन होने पर क्वांटिटी का बढ़ना, इसको हम क्या बोलते हैं? एक्सपांशन. तो सी आंसर हो जाएगा. 31 देखिए, चेंज इन डिमांड एज अ रिजल्ट ऑफ द फैक्टर्स अदर देन प्राइस इज नॉन एज. चेंज इन डिमांड, डिमांड बदल रही है, फैक्टर अदर देन प्राइस, प्राइस के अलावा अदर फैक्टर की वजह से बदल रही है, तो इसको क्या बोलते हैं? तो ए ऑप्शन है शिफ्ट इन डिमांड, बिल्कुल बोलते हैं शिफ्ट इन डिमांड. बी ऑप्शन है इंक्रीज इन डिमांड, तो शिफ्ट का ही तो पार्ट है इंक्रीज इन डिमांड. सी ऑप्शन है चेंज इन डिमांड, तो ऑल ऑफ दीज हो जाएगा. ए ऑप्शन भी सही है, बी ऑप्शन भी सही है, सी ऑप्शन भी सही है, सारे सही है, तो आंसर क्या हो जाएगा? डी, ऑल ऑफ दीज. 32nd, इन केस ऑफ शिफ्ट इन डिमांड डैश रिमेन कांस्टेंट. जब आप शिफ्ट इन डिमांड की बात करते हो तो कौन कांस्टेंट होता है? प्राइस कांस्टेंट होता है. तो क्या जवाब हो जाएगा आपका? सी, प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट. 33rd, which of the factor does not cause decrease in demand? Decrease in demand किसकी वजह से नहीं होता? Which of the factor does not cause decrease in demand? Decrease in demand के decrease in demand यानी ये कौन responsible है उसके पीछे? other factor. तो बात करते हैं ए ऑप्शन की, fall in the price of substitute goods. अगर इस x का सब्स्टिट्यूट सस्ता होता है तो हम x की डिमांड कम करेंगे, तो डिमांड कर क्या हो जाएगा? लेफ्ट में शिफ्ट होगा. डिमांड क्या हो जाएगी? अदर फैक्टर की वजह से, रिलेटेड गुड्स की वजह से डिमांड डिक्रीज हुई. बी ऑप्शन है राइज इन प्राइस ऑफ प्रोडक्ट. अगर प्रोडक्ट का प्राइस राइज होगा तो कॉन्ट्रैक्शन होगा, डिक्रीज नहीं होगा. तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? बी, राइज इन द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट. सी ऑप्शन है डिक्रीज इन पॉपुलेशन. अगर पॉपुलेशन डिक्रीज होती है तो डिमांड डिक्रीज होती है. अदर फैक्टर है पॉपुलेशन, प्राइस कांस्टेंट है. डिक्रीज इन इनकम लेवल ऑफ बायर, इनकम कम होती है तो डिमांड कम होती है. तो अदर फैक्टर की वजह से डिमांड कम होती है तो डिक्रीज, और प्राइस की वजह से डिमांड कम होती है तो कॉन्ट्रैक्शन. फिर देखिए 34, डिक्रीज इन डिमांड इज कॉज्ड बाय. ए ऑप्शन, चेंज इन बायर्स प्रेफरेंस एंड टेस्ट अगेंस्ट दिस कमोडिटी. अगर हम अनफेवरेबल हो जाएं उस कमोडिटी के रिगार्डिंग, हमारा टेस्ट एंड प्रेफरेंस अगेंस्ट चला जाए, तो हम डिमांड को कम करेंगे अदर फैक्टर की वजह से. तो ये कॉज है डिक्रीज इन डिमांड का. बी ऑप्शन देखिए, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम अवे फ्रॉम कंज्यूमर्स हु फेवर दिस कमोडिटी. अब हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम ऐसा हुआ है कि इस कमोडिटी के लिए अब हमारा बजट नहीं है, हम दूर चले गए उससे, अगेंस्ट हो गया हमारा इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन. यानी अब हम इनकम के स्ट्रक्चर में चेंज होने की वजह से अब हम इसको खरीद नहीं रहे हैं. अदर फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है, डिक्रीज होगा. सी ऑप्शन, डिक्रीज इन पॉपुलेशन, बिल्कुल ये भी है. तो आंसर क्या हो जाएगा? डी, ऑल ऑफ दीज. यानी ए, बी और सी तीनों ऑप्शन जो है वो डिमांड को डिक्रीज करे. बेसिकली तीनों ऑप्शन अदर फैक्टर की वजह से डिमांड डिक्रीज हो रही है, प्राइस कांस्टेंट है. तो आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ दीज. 35th, द कॉन्सेप्ट ऑफ लॉ ऑफ डिमांड वाज डेवलप्ड बाय अल्फ्रेड मार्शल. ये तो आपको नाम बताया गया था, अल्फ्रेड मार्शल याद रखना है. तो ये आंसर हो गया. तो यहाँ पे ये आपकी 35 क्वेश्चन की वर्कशीट कंप्लीट हुई. अब देखिए आप डाउनलोड कर ही सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा जहां से आप डायरेक्टली इसे डाउनलोड कर सकते हैं. और एक और बात कि हम इस तरीके के टेस्ट पेपर बीच बीच में 5, 7, 8, 10 लेक्चर के बाद बीच बीच में एक एक टेस्ट पेपर इस तरीके का या अलग टाइप का हम सॉल्व करते रहेंगे. अभी मेरा जब वीडियो खत्म होगा तो आपको एक आंसर की भी मिल जाएगी जिससे आप सीधा नोट डाउन कर सकते हैं आंसर्स. ओके गाइज, तो आज के लिए इतना काफी है. नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मिलेंगे नए टॉपिक के साथ. थैंक यू सो मच.